कुछ किस्से कुछ कहानियों में आप सबका फिर से स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ शिखा। कहानी आप सुन रहे हैं हरदर्शन सहगल जी द्वारा लिखी गई छोटे कदम लंबी राहें, जिसकी सीरीज में अगला भाग यानी कि भाग 11वां लेकर मैं हाजिर हूँ। सच का नाटक। पारस स्कूल पहुंचा। प्रार्थना पत्र लिखकर स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र मांगा। क्लर्क ने प्रार्थना पत्र पर अपनी टिप्पणी लिखकर उसे प्रिंसिपल साहब के पास भेज दिया। प्रिंसिपल साहब कई फाइलें खोले बैठे थे। उन्होंने पारस को देखा पर बात नहीं की। बहुत देर तक बस फाइलें ही देखते रहे। पारस चुपचाप खड़ा रहा। अंत में पारस ने उनके सामने अपना प्रार्थना पत्र रखकर कहा, सर, कृपया इस पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। प्रिंसिपल साहब ने प्रार्थना पत्र पढ़ा, फिर अनजान बनते हुए कहा, अच्छा तो तुम पारस हो? क्या तुम्हारा नाम कट गया? ऐसी हरकतें ही क्यों करते हो? खैर, हम तुम्हें माफ किए देते हैं। जुर्माना भर दो, तुम्हारा नाम फिर से लिख दिया जाएगा। आप मुझे किस गलती के लिए माफ करते हैं? मैंने ऐसी वैसी कोई हरकत की ही नहीं। अब मुझे स्कूल में नहीं पढ़ना। मैंने ऐसी कोई भी गलती नहीं की जिसके लिए मैं खेद प्रकट करूं या फिर जुर्माना भरूं। कायदे से आप मुझे स्कूल से निकाल भी नहीं सकते। पारस के अंदर गुस्सा भरा हुआ था, जिस पर वह काबू नहीं कर पा रहा था। देखो पारस, ज्यादा मुंह नहीं लगते। तुम कभी हिंदी के नाम पर तो कभी आदर्शवाद के नाम पर लड़कों को भड़काते हो। इस बात के लिए भी तुम्हें स्कूल से निकाला जा सकता है। प्रिंसिपल साहब नाराज होकर बोले। पारस ने उत्तर दिया, मैं किसी को नहीं भड़काता। यहाँ के अधिकतर लड़के मेरे लिए आंदोलन करने को तैयार है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि स्कूल की प्रतिष्ठा गिरे और लड़कों की पढ़ाई का नुकसान हो। वाह, यहाँ भी आदर्शवाद। लगता है कौशल यादव तुम्हें बहका रहा है। खुद भी बहक गया है, जो सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट स्कूल में जा लगा। सुना है प्रिंसिपल लग गया है, पर प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल को कौन पूछता है? प्रिंसिपल साहब ने उसे कुरेदा। क्यों, क्या कहते हो? मैं उनकी बात के लिए कोई उत्तर नहीं दे सकता। पारस ने कहा, वे खुद बहुत समझदार है, मैं अपनी ही बात कर सकता हूँ। प्रिंसिपल साहब चिढ़ गए। यू गेट आउट। अच्छा सर, मैं जा रहा हूँ, पर कल मेरा सर्टिफिकेट नहीं मिला तो चेयरमैन साहब भी मेरा सर्टिफिकेट लेने आएंगे। कहता हुआ पारस चल दिया। ये सब सुनकर प्रिंसिपल साहब तिलमिला गए। उन्होंने पारस को रोका। तब ठीक है, तुम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना चाहते हो तो रुको, तुम अभी अपना सर्टिफिकेट लेते जाओ। कहते हुए उन्होंने मेज पर रखी घंटी बजाकर चपड़ासी को बुलाया और पारस को बाहर बेंच पर बैठकर इंतजार करने को कहा। पारस बाहर बेंच पर बैठा कई तरह की बातें सोचता रहा कि आदमी अंदर से गलत और झूठा तो होता ही है। उसके मन में खोट, चालाकी और शैतानी भी भरी होती है। फिर भी बाहर से अपने आप को वो सच्चा और नेक मिजाज दिखलाना चाहता है। इतने में चपड़ासी आ गया। पारस को सर्टिफिकेट देकर दूसरे कागज पर उसके हस्ताक्षर ले लिए। दूसरे रोज से पारस ने यादव सर वाले स्कूल में एडमिशन ले लिया। पारस के पापा की सेहत अब बहुत अच्छी हो गई थी। धीरे धीरे पारस ने मम्मी पापा को सारी बातें बतला दी। पारस को डर था कि ये सुनकर मम्मी बिगड़ेंगी, लेकिन मम्मी ने कहा, पारस, अब मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जो कदम भी तुम उठाओगे सोच समझ कर ही उठाओगे। मुझे तो अब तुम्हारे मसूरी वाले मित्र बहुत याद आते हैं। अपनी सीमित आमदनी की भी परवाह न करके वे हमारी मदद करते रहे। यहाँ मोहल्ले में भी लोग कहते हुए नहीं थकते कि तूने ही माया रानी जैसी अच्छी लड़की को छुड़वाया है। मैंने उससे भी कह दिया है कि कल से हमारे घर का काम करेगी, और पारस, तुम उसे पढ़ा भी दिया करना। मम्मी से ऐसी बातें सुनकर पारस का हौसला बहुत बढ़ गया। उसने मन ही मन सोचा कि आगे भी अच्छे काम किया करेगा, चाहे उसके लिए उसे कितनी ही तकलीफ क्यों ना उठानी पड़े। 3 महीने गुजर गए। मौसम में अधिक ठंडक आने लगी थी। सभी ने अपने अपने स्वेटर निकाल लिए थे। स्कूल 7 बजे की बजाय अब 8 बजे लगने लगा था। उस वक्त कोई 11 बज रहे होंगे। यादव सर ने पारस को बुलावा भेजा। वहां स्कूल के संचालक महोदय बैठे हुए थे। यादव सर ने उनसे पारस का परिचय करवाया। फिर पारस से कहा, तुम्हें याद होगा, पुराने स्कूल में एक बार मैंने तुमसे कहा था कि किसी गांव में स्काउट कैंप लगेगा, उसमें बहुत से स्कूल भाग लेंगे। जी सर, मुझे याद है, पारस ने उत्तर दिया। यहाँ के लड़कों की तो हमने काफी तैयारी करा दी है। यादव सर ने आगे कहा, तुमसे इसलिए जिक्र नहीं किया कि पहले तुम अपना पिछला कोर्स पूरा कर लो। तुम होशियार लड़के हो। मेरा ख्याल है
कि अब तुम कैंप के लिए भी पूरी तैयारी कर लोगे। 1 हफ्ते बाद यहाँ के सारे स्कूल के बच्चे साथ के गांव नैनासर में अपने अपने टेंट लगाएंगे। कई तरह की प्रतियोगिताएं होंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। साथ ही साथ गांव की सफाई और वहाँ के लोगों को पढ़ाने लिखाने का अभियान भी चलाया जाएगा। संचालक साहब ने पारस की पीठ ठोकी और कहा, तुम्हारे सर हमेशा तुम्हारी तारीफ करते हैं। अपने स्कूल को सबसे अधिक नंबर और शील्ड मिलनी चाहिए। पारस ने सिर झुकाते हुए कहा, सर, मैं अपने साथियों से सब कुछ सीखने का यत्न करूंगा। वे सब तो मुझसे पहले बहुत कुछ सीख चुके हैं। हमें नंबरों की चिंता नहीं करनी चाहिए। हम लोग केवल अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने का यत्न करेंगे। शाबाश, शाबाश। संचालक महोदय ने पारस को अपने साथ सटाते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। उनके व्यवहार से पारस बड़ा प्रभावित हुआ। एक प्रकार से पारस ने उनकी बात काट सी दी थी, तो भी उन्होंने बुरा नहीं माना, बल्कि पारस को प्यार ही किया और उसका उत्साह बढ़ाया। पारस को ये सोचकर खुशी हुई कि दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। नैनासर गांव से जरा आगे एक बहुत लंबा चौड़ा मैदान पड़ता था। उसके आसपास बहुत से गांव हैं। उसी मैदान में देखते ही देखते खूंटियों और रस्सियों के सहारे टेंट ही टेंट खड़े हो गए। तब तक शाम घिर आई थी। उस धुंधलके में आसपास की झाड़ियों और छोटे बड़े दूर दूर तक फैले पेड़ बड़े अद्भुत और मनोरम दिखलाई दे रहे थे। कभी कभी कोई पक्षी चहकता हुआ पास से गुजर जाता, लगता जैसे वातावरण में मधुर गीत गूंज उठा हो। थोड़ी देर बाद सभी को नाश्ते के लिए बुला लिया गया। नाश्ता कैंप के आयोजक डॉक्टर मनमोहन सिंह शहर के साथ लेवा लाए थे। मूंग की दाल के अंकुर और एक एक सेब सबको दिया गया। कल से टोलियां बड़ी फुर्ती से मिलजुल कर अपना खाना स्वयं तैयार करेंगी, ऐसा निर्देश दिया गया। फिर पारस ने एक राष्ट्र प्रेम का गीत गाया जो उसने खुद बनाया था। एक बुजुर्ग मास्टर साहब थे, लंबे ऊंचे। उनकी सफेद और कुछ कुछ काले बालों वाली लंबी दाढ़ी थी। उन्होंने भूरे रंग की अचकन पहन रखी थी। वे धीरे धीरे नपे तुले कदमों से आगे आए और मिर्जा गालिब की एक गजल सुनाई। उनका स्वर बहुत सदा हुआ प्रभावित करने वाला था। इस शेर और गजल के माहौल में तो जैसे सभी रंगकर खो गए। जैसे ही मास्टर साहब की लरजती हुई आवाज थमी, सभी के मुंह से वाह वाह के स्वर निकले। पारस ने पूरे जोश में शायद सबसे अधिक तालियां बजाई। इसके बाद राम निगम और उसके साथियों ने एक लंबा डिस्को डांस किया। इसे देखने के लिए आसपास के गांव के अनेक लोग आ पहुंचे थे। रह रहकर आंख की रोशनी में उनकी सुंदर कलाई घड़ियां और गले में पड़ी सोने की जंजीरें चमक उठती। वे सब डांस करते हुए बहुत ऊंचा कूदते। चारों ओर से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती। इस नाच के बाद कोई और कार्यक्रम नहीं हुआ। रात के 12 बजने वाले थे, इसीलिए सभी लोग अपने अपने शिविरों में सोने चले गए। हर रोज नए से नए कार्यक्रमों का प्रदर्शन होता, लेकिन श्रमदान और गांव वालों को पढ़ाने का काम टोलियों में हर रोज नियमित रूप से चलता। 5वां दिन था। पारस बच्चों औरतों की एक टोली को पढ़ा रहा था। तभी वहां पर एक लंबी बिखरे हुए बालों वाली एक औरत आ पहुंची। आते ही उसने पारस को भींच लिया। आ गया मेरा चेतू। अरे तू कहाँ चला गया था रे? हाय, मैं मर गई। इस औरत की ऐसी हरकत से पारस बुरे तरीके से घबरा गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को उस औरत से छुड़वाया। ओह, पगली औरत है बेचारी, मास्टर साहब बुरा ना मानना। दूसरी औरत ने पारस से कहा। क्या हो गया ऐसे? लगता है कोई मानसिक चोट पहुंची है, पारस के एक साथी ने निकट आते हुए कहा। उसी औरत ने बताया, हाँ, इस बेचारी का लड़का इसके लिए शहर से दवाई लेने गया था, तब से लौटा ही नहीं। अब जब भी वो किसी गोरे नाटे लड़के को देखती है, उसे अपना ही बेटा चेतराम समझने लगती है। ये सब सुनकर पारस का मन बहुत खराब हो गया। वह और नहीं पढ़ा सका। वहां से उठकर अपनी टेंट की ओर चल दिया। जैसे जैसे पारस कदम आगे बढ़ाने लगा, उसका दिमाग बहुत पीछे की बातें सोचता चला गया। एक तरह से वह पिछली तमाम यादों में उलझ गया। वही नाटा गोरा लड़का, पुराना मित्र मंगत राम और उसकी कहीं बातें, यादव सर, माया रानी के कथन और भी बहुत कुछ, जिसे वह ठीक सिलसिले में जोड़ भी नहीं पा रहा था। सिर अब भारी हो रहा था। उसे रह रहकर अपना कर्तव्य याद आने लगा। तभी उसके कानों में डुगडुगी बजने की आवाज आई। सामने कुछ दूरी पर एक पीपल का बड़ा पेड़ था।
उसके नीचे कुछ लोग घेरा बनाए खड़े हुए थे। पारस उधर ही चला गया। रीछ का तमाशा हो रहा था, लेकिन पारस के वहां पहुंचते पहुंचते भीड़ छटने लगी। तमाशा खत्म हो गया था। पारस ने 1 रुपए का नोट रीछ वाले को दे दिया। तुम इस गांव के तो नहीं हो? रीछ वाले ने पारस को गौर से देखते हुए जोड़ा। शहर से आए लगते हो। हाँ, आपने ठीक अनुमान लगाया। रीछ वाला पारस के इन शब्दों से बड़ा प्रभावित हुआ। उसकी धारणा थी कि शहर के सभी बच्चे बड़े अकड़ू होते हैं। बोला, भले घर के लगते हो, कहो बाबू, इधर कैसे आना हुआ? यहाँ इसी गांव में हमारा शिविर लगा है। बहुत से स्कूल के लड़के आए हैं। बहुत खूब, हमें भी अपने स्कूलों और शिविरों के बारे में बताओ। पारस ने रीछ वाले की जिज्ञासा को समझा। उसे मोटे सरल शब्दों में सारी जानकारी बड़े रोचक ढंग से दी। बहुत खूब, बहुत खूब, रीछ वाला बीच बीच में कहता। अपनी बात खत्म कर पारस बोला, भाई साहब, अब मैं आपसे एक बात पूछूं? क्यों नहीं, जो जी में आए पूछो, हमें कोई जल्दी नहीं। आपके लिए तो जितना कहो रुक सकता हूँ। आपसे तो पूरी दोस्ती हो गई है। तब पारस ने उससे पागल औरत के विषय में पूरी जानकारी हासिल की। रीछ वाले ने ऊपर बताई गई गांव वाली महिलाओं की बात की पुष्टि की और बताया, जब तक उसका लड़का चेतराम नहीं मिल जाता, ये औरत ठीक नहीं हो पाएगी। औलाद का कितना कष्ट होता है, अभी आप शायद नहीं समझ पाओगे। रीछ वाला पागल औरत पर बहुत दया करता था। उसे अक्सर अपने घर से खाना खिलाता था। अचानक पारस की नजर रीछ पर पड़ी, जो एकटक उसकी ओर देख रहा था, उसकी बातें सुन रहा था। पारस भालू से खेलने लगा। तुम भी हमारे दोस्त बन जाओ, क्यों, खेलोगे हमारे साथ? भालू उछलने लगा। वाह, कितना प्यारा भालू है। अचानक से पारस कह उठा, भाई साहब, कभी हमारे शहर भी लाइए इसे। जरूर लाऊंगा बाबू, आप हुक्म तो करे, उस दिन हाजिर हो जाऊंगा। हमारा काम तो शहरों में तमाशा दिखाना ही है, गांव में तो बस कभी कभार मजमा लगा लेते हैं। मैं आपको एक निश्चित तिथि और समय बता दूंगा, तब आप आना। मुझे आपकी सहायता की बहुत जरूरत है। पक्का वायदा रहा दोस्त। रीछ वाले ने तपाक से हाथ मिलाया। पारस ने रीछ से भी हाथ मिलाया और अब विदाई ली। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का भाग 11वां। आपको ये कहानी कैसी लग रही है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि और भी अच्छी कहानियों से हम आपका मनोरंजन करते रहें। धन्यवाद।